बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस वीलॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे नॉर्वेजन का जो इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट है उसने यहां पर कुछ तरामीम की हैं अपने कवानीन में, जिसके बिहाफ पे जो गैर मुल्की लोग हैं यहां पर मुस्तकिल अपनी रिहाइश किस तरह रख सकते हैं। तो उसका क्राइटेरिया पहले ही वाजे है, लेकिन उस क्राइटेरिया में चंद एक तरामीम भी रिसेंटली हुई हैं चंद दिन पहले। तो वो तरामीम क्या है उस पर मैं आपको ब्रीफ करूंगा, गाइड करूंगा। प्लस ये है कि आप लोगों की आमदन कितनी होनी चाहिए, एज ग्रुप क्या है, और इसमें और भी कुछ तरामीम हैं जो मैं आपके सामने आज रखूंगा। तो कबल इसके कि हम अपना वीलॉग शुरू करें, मेरी रिक्वेस्ट है आप मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करते जाएं और दूसरे दोस्तों तक भी इसको पहुंचाएं ताकि ये मालूमात उनके कानों तक पहुंचे और वो इस मालूमात से फायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज का अपना वीलॉग। मैं कबल इसके कि मैं अपना वीलॉग में शुरू करूं, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो खबर है ये पाकिस्तानी अखबारात में भी बहुत दिनों से ये गर्दिश में है। दुआए वक्त है, समा है, जियो है और खबरें हैं, बहुत सारे ऐसे अखबारात हैं, तो वहां पर भी ये खबर है। तो अगर आप इस खबर का सोर्स चाहिए या इसमें और आप तहकीक करना चाहते हैं अपने ताई, तो इससे इम्पोर्टेंट कि आप भी इसको देख लें, पढ़ लें। एन मुमकिन है कि मेरी ब्रीफिंग में शायद थोड़ा सा कोई रद्दोबदल हो जाए या मैं अल्फाज का मैं ठीक तरह से चुनाव ना कर सकूं, लेकिन ये आप पर भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि आप इस खबर को जरूर देखें, सुने, लेकिन साथ साथ आप इसका जो सोर्स है जहां से ये मैंने ये पिकअप की है चीजें, जो पाकिस्तानी अखबारों को मैंने खंगाला है वो भी आप देख लें। प्लस जो नॉर्वेजन जो अखबार आते हैं उनको भी मैंने आज स्टडी किया है, और साथ में जो इमिग्रेशन के जो बिल्कुल जो रेलिवेंट जो डिपार्टमेंट है उस पर भी मैंने काफी टाइम सर्व करके आपके लिए ये चीजें मैंने इकट्ठी की है। तो मुझे भरपूर उम्मीद है कि आपको बड़ा इसका फायदा होगा। इमिग्रेशन का सिस्टम है वो बड़ा टाइट है, वो इसलिए क्योंकि ये नॉर्वे ना तो यूरोपियन यूनियन में आता है और ना ही इनकी अपनी कोई इस तरह की पॉलिसी है। ये शेंगेन में इसकी एग्जिस्टेंस है। शेंगेन का जिसको भी वीजा मिलता है वो आसानी से यहाँ पर तशरीफ ला सकता है, आ सकता है विजिट पे, काम के लिए। तो जब वो विजिट पे यहाँ पे आता है तो फिर काम के सिलसिले में उसको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है, बाकायदा उसके पास रिहाइश होनी चाहिए, तो फिर कहीं जाके उसको यहाँ पर एक टैक्स नंबर मिलेगा, और टैक्स नंबर भी उसको वो रिक्वायरमेंट के बाद ही मिलता है। अब लेट्स सी आप आते हैं जी पुर्तगाल से। तो पुर्तगाल का अगर आप रेंट परमिट है तो यहाँ पर आके बिल्कुल आप अपने आप को यहाँ पर इंदराज करा सकते हैं। तो आपको एक सर्टेन टाइम के लिए आपको एक नंबर मिलेगा जिसको हम यहाँ पर कहते हैं डी नंबर। वो डी नंबर ऐसी है कि जिस तरह आप एक आपका इंदराज हो गया, लेकिन आपको परमानेंटली आपको 100% रिहाइश नहीं मिली, लेकिन डी नंबर पे आप यहाँ पर आके जॉब कर सकते हैं। आपका ये टैक्स नंबर ही है, लेकिन आपको वो मरात नहीं है जो यहाँ पर 100% जो यहाँ का रेजिडेंट है या जिसका रेजिडेंट वीजा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है डी नंबर और आम जो बंदे हैं। तो जो लोग लेबर क्लास में आते हैं वक्ती तौर पर उनको डी नंबर मिलता है एक सर्टेन टाइम। अब वो सर्टेन टाइम मुझे सही पता नहीं है, मेरा हाल 1 साल का है या 6 महीने का, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन ये आप खुद भी तहकीक कर सकते हैं। बहरहाल वो डी नंबर के बाद फिर वो अपना जॉब करेगा, अपना रेजिडेंस रखेगा। अगर वो शादी करता है, उसके बच्चे हैं एंड फर्दर, तो बिल्कुल वो उसी तरह करेगा, लेकिन थोड़ी सी उसमें कुछ चेंजेस होंगी, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें और आम बंदे की यहाँ पर लिविंग स्टेटस में। अच्छा जी, जो तरामीम है मैं उस पे आता हूँ फौरन कि वो तरामीम क्या है। वो तरामीम ये हैं कि मुस्तकिल रिहाइश हासिल करने के लिए यहाँ पे जो सेल्फ प्रमोट है, यानी कि प्रमोटर है जो खुद अपना काम खुद कर रहा है, अकेला रह रहा है, जो किसी से कोई इमदाद नहीं ले रहा या खुद जॉब कर रहा है, तो उसको अब 3 साल लगेंगे यहाँ पर रेजिडेंट लेने के लिए परमानेंटली। जब वो अपनी यहाँ पर रेजिडेंट अप्लाई कर देता है तो उसको 3 साल उसको लगते हैं। और ये जो चेंजेस हुए हैं, ये पहले 5 साल और 8 साल तक का था मामला। मुझे लगता है कि ये 5 साल और 8 साल का एक लंबा ये एक पीरियड लगता था यहाँ पर। अब उनको उसने रिड्यूस करके उन्होंने इसको 3 साल पे मुहित कर दिया है। और ये इतलाक है जी 18 अप्रैल 2024, अभी रिसेंटली चंद दिन पहले चेंजेस हुई हैं यहाँ पर, इसका इतलाक है। अच्छा, मैं इसको बताता चलूँ कि जो दरखास्त यहाँ पे जमा कराएगा, जो पुलिस में जब वो दरखास्त जमा कराएगा, तो दरखास्त जमा कराने से पहले 12 महीने की पे स्लिप उसके पास होनी चाहिए। लेट्स सी वो जनवरी 25 में अप्लाई करता है आके जी कि मैंने यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट तैयार करनी है तो मुझे वो स्टेटस मिले, लेकिन तब उसके पास 12 महीने पहले की उसकी पे स्लिप्स होनी चाहिए। 12 महीने पीछे करें, यानी कि जनवरी 2024 में वो यहाँ पर पहला महीना उसका काम हो एंड फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो पूरे 12 महीने की उसके पास पे स्लिप हो। और जो मिनिमम, ये बड़ा आपने गौर से सुनना है, जो मिनिमम उसका जो पे स्केल है वो हो 2,96,550 करोड़। दोबारा बता
देता हूँ, 2,96,550 नॉर्वेजियन क्रोन। अगर उसकी सैलरी इससे या ये है या इससे अबव है तो फिर वो एलिजिबल है अपने पेपर्स पुलिस या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को देने के लिए। दोबारा बता देता हूँ, 12 महीने की पे स्लिप्स अप्लाई करने से पहले की। ये नहीं है कि वो आज अप्लाई कर दे तो वो 6 महीने ही उसके हों, वो एक्सेप्टेबल नहीं हो। 6 महीने नहीं, 12 महीने पहले उसकी एप्लीकेशन उसके पास काम का हो, पे स्लिप्स हो, प्लस ये है 2,96,550 नॉर्वेजियन क्राउन्स उसकी वैल्यू हो कि इतना उसने काम किया है। ये नहीं है कि वो 10-10 हजार काम करे और 1,20,000 का कहे जी कि मेरे पास परमानेंट काम है। नहीं, ये नहीं। तो परमानेंट काम उसके पास हो, 100% काम हो और उसकी जो वैल्यू है वो 2,96,550 नॉर्वेजियन क्राउन हो। अब आप इसको मैयर कर लें अपने जो इलाके हैं या जो यूरोज हैं, पाउंड्स हैं, या दूसरी जो करेंसीज है उसमें देख लें कि इसका क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज वाज़ह कर दूं कि पहले आपका सिर्फ वो आमदनी ही काउंट करते थे, यानी कि यहाँ पर वो सेक्शन है जो मैं आप बताना चाहता हूँ, जो तरमीम जो चेंज हुई है वो ये है कि पहले आपकी ये 2,96,000 सिर्फ वो जो आपकी प्योर जो इनकम है उसी को ही काउंट करते थे। लेकिन अब उन्होंने साथ में दूसरी चीजों को भी एडजस्ट किया है, उसमें ऐड किया है। उसमें क्या है जी, उसमें पेंशन भी है, उसमें बीमारी के भी अलाउंसेस हैं और उसमें पढ़ाई के अलाउंसेस भी हैं। लेट्स सी आप यहाँ पर आते हैं, आप काम करते हैं, साथ में आप पढ़ाई करते हैं, तो दोनों का मिक्सचर करके 2,96,000 अगर हो जाता है तो फिर यू कैन ऑल्सो अप्लाई। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले आपको प्योरली जो काम है उसी पे पैसे देने पड़ते थे। अगर आपकी कोई इनकम यहाँ पे 2,70,000 है तो आप एलिजिबल नहीं थे। अगर अब आपकी 2,70,000 इनकम है प्लस आपको कोई अलाउंस मिले हैं पढ़ाई का 30,000 25,000 तो वो ऐड करेंगे तो फिर आप एलिजिबल हैं। तो अब आपको बिल्कुल आसान करके मैंने बता दिया कि अब आप इस 2,96,000 में पेंशन भी है और इसमें स्टडी भी है और इसमें बीमारी के भी अलाउंसेस हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमार है तो उसको जो अलाउंस मिलेंगे, लेट्स सी वो 6 महीने यहाँ पे काम करता है, उसके बाद कोई ऐसा उसके साथ कोई हादसा हो गया तो वहां पर उसकी दरखास्त रुकेगी नहीं। पहले रुक जाती थी, पहले वो दरखास्त प्रोसीड नहीं होती थी, वो कहते थे कि नहीं जी तुसी काम पूरा नहीं किया लिहाजा आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन अब प्रोसीड होगी, 6 महीने का आपका काम है, 6 महीने का आपकी बीमारी या स्टडी या पेंशन के पैसे जोड़ के तो आप डिलीवर करने में वहां पर कामयाब होंगे। तो ये वो चेंज है, ये वो नुक्ता है जिसको आज मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए ढूंढा है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूं कि एज ग्रुप क्या है। एज ग्रुप रखा है जी उन्होंने 18 साल से लेके 67 साल तक, 66, 67, 67 ईयर उन्होंने टाइम फ्रेम रखा है। अगर आपने यहाँ नॉर्वे में आना तो आपकी उम्र 18 साल से लेके 67 साल तक हो। 18 साल से लेके 18 ईयर टू 68 ईयर का आपका टाइम फ्रेम है। अगर आप 68, 69 के हैं अब आप पे ये वो कानून नहीं लागू हो सकता। अगर आप 16-15 के हैं फिर भी ये कानून नहीं लागू। तो एज ग्रुप उन्होंने डिफाइन कर दिया 18 साल से लेके 67 साल तक। यहाँ पर वो लोग हैं जो अकेले हैं, उनका ये अप्लाई वो कर सकते हैं। अगर वो आ रहे हैं जी अपनी फैमिली के साथ तो फिर उस पे ये कानून लागू नहीं है। किसी और पर्पस के लिए यहाँ पे आ रहे हैं तब भी ये कानून उस पे इतलाक नहीं होता। तो अप्लाई कर देंगे तो फिर उनको एक कार्ड सा मिल जाएगा जिसके बिहाफ पे वो यहाँ पे चल फिर सकते हैं या अपनी जो एक्टिविटीज या दूसरे जो मामला है वो कर सकते हैं। लेकिन पहले यहाँ पर पासपोर्ट पे इंदराज हो जाता था या आपको एक कार्ड मिलता था पहले भी, अब मैं श्योर नहीं इस बारे में। लेकिन बहरहाल अब ये है कि पासपोर्ट पे इंदराज नहीं होगा, साथ में आपको एक अलहदा भी कार्ड मिलेगा जब आप इस बिहाफ पे आके वीजा अप्लाई करेंगे। तो ये आज की स्टोरी है जी। आज आई होप कि आपको ये बड़ी मददगार साबित होगी आपके लिए। जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं वो जरूर आएं, लेकिन नॉर्वे बड़ा मुश्किल मुल्क है। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ। सर्दियाँ यहाँ पे बहुत डाढ़ी सर्दियाँ हैं, -20-30 तक यहाँ पे रहता है और बाहर काम करना तो खुदा की पनाह बड़ा मुश्किल काम। तो जो गाड़ी चलाते हैं या घरों में या दफातर में काम करते हैं लेकिन उनके लिए कदरे आसान है, लेकिन जो बाहर काम करते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल। बहरहाल जो बिल्डिंग्स का काम करते हैं, स्पेशली जो रोड्स का काम करते हैं, उनके लिए बड़ा ये मुश्किल काम है, उनके लिए बड़ा मुश्किल कंट्री है। लेकिन यहाँ पे तनख्वाहें अच्छी हैं, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है। यहाँ पर जो जिसका जिक्र भी करते हैं इमरान खान साहब अक्सर जिक्र करते रहते हैं कि जो फलाही जो कॉन्सेप्ट है ना, जो इस्लामी रियासत का जो फलाही कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आपको भरपूर तरीके से नजर आए। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन बड़ी अच्छी लगी होगी और आप इसको दूसरों तक भी शेयर करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मुझे बताइएगा अगर आपको कोई चीज मुश्किल लगी हो समझने में, पढ़ने में, सुनने में, तो मुझे जरूर यहाँ पे लिखिएगा। डेफिनेटली मैं वक्त निकाल के आपको जवाब भी दूंगा। लेकिन इसमें एक और भी आपकी जिम्मेदारी है कि आपने भी इस खबर की तस्दीक करनी है। पाकिस्तान के जो बड़े अखबार हैं आज और कल में उनमें ये लिखा हुआ है, तो वहां पर जाके भी आप इसको डबल चेक कर लें। प्लस जो नॉर्वेजियन जो अथॉरिटीज हैं, जो गवर्नमेंट की जो इमिग्रेशन है, उसमें भी इसका अंदराज है। लेकिन फिर भी ये आप पे जिम्मेदारी है कि आप इसको भरपूर इसकी तहकीक करें और इसकी पड़ताल करें, तो फिर आप यहाँ पर आए, आप अप्लाई करें। मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।